करते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बताया था कि एक बॉडी अगर मान लीजिए रेस्ट में अगर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसका मोमेंटम जीरो है। लेकिन बॉडी अगर मान लीजिए चलना चालू कर दिया अगर, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके पास मोमेंटम आ गया। मतलब मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी के साथ अटैच्ड है। आप एकदम सिंपल समझिए कि वेलोसिटी के साथ अटैच क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। डिफाइन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। मोमेंटम ऑफ बॉडी का डिफाइन करना है, दिस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम इनटू वी वेक्टर। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, तुम गौर से देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये पी वेक्टर बन जाएगा। यानी कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारे बच्चे गलती इसी में करते हैं, मोमेंटम को मान लेते हैं पी इज इक्वल टू एम इनटू वी और हर जगह पे एम इनटू वी यूज करते रहते हैं। लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताया था आपको, डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें चेंज इन मोमेंटम ही निकालना रहता है और चेंज इन मोमेंटम निकालते वक्त डायरेक्शन प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, वो समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो बात समझ में आई कि अब मान लो कि वेक्टर भी अगर चेंज करता है तो तुम मुझे क्या बोलोगे, सर वेक्टर भी चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड मोमेंटम है, क्या वो मोमेंटम कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आप सीधा बोलोगे सर वी वेक्टर अगर चेंज करेगा तो वहां पे मोमेंटम भी चेंज करेगा। करेक्ट, वेरी गुड। सो मोमेंटम भी चेंज करेगा, और मोमेंटम चेंज करेगा यानी कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए वी वेक्टर का चेंज होना इंपॉर्टेंट है, और वी वेक्टर को चेंज करने के लिए एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड है। एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड जिसके पास रहेगा उसको फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो कैन आई से दैट, या कैन आई से दैट कि हम पूरा कुल मिलाकर के अगर बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ जिसके पास, जिसको हम फोर्स प्रोवाइड करेंगे उसके पास एक्सीलरेशन आएगा, जिसके पास एक्सीलरेशन आएगा उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जिसकी वेलोसिटी चेंज होगी उसकी वजह से मोमेंटम चेंज होगा। सो मोमेंटम चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखो गौर से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, जहां पे फोर्स लगा जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा, वहां पे मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। या वेरी गुड, समझ में आया कि आपको, यानी कि फोर्स लगाएंगे मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे निकालेंगे? तो दिस इज वेरी सिंपल। पी वेक्टर को लिखते क्या है हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये जगह डीपी अपॉन डी ये जगह डी अपॉन डी। मास कांस्टेंट होती है, वो बाहर निकल जाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा एक्सीलरेशन वेक्टर, और एक्सीलरेशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं मास को, तो ये आ जाता है फोर्स वेक्टर। यानी कि फोर्स वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एफ वेक्टर, जब भी आपको फोर्स निकालना हो तो आप पहले ये सोचो कि वहां पे मोमेंटम चेंज हो रही है कि नहीं, और मोमेंटम अगर चेंज हो रही है तो किस रेट से हो रही है, डीपी अपॉन dt, वही तुमको देगा फोर्स। सिंपल है। अब यहाँ पे देखो डीपी अपॉन dt करने से फायदा क्या हुआ कि अगर मोमेंटम और टाइम के बीच में अगर कभी ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफिकल सवाल पूछ लिया अगर आपसे, तो आप बोलोगे सर p और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो डीपी अपॉन dt रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को। तो अगर ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा तो किसके स्लोप को, p और t के बीच के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ये। यानी कि p और t के बीच में अगर ग्राफ प्रोवाइड किया गया है तो इस पॉइंट का अगर स्लोप मैं पूछूं तो हाईएस्ट पॉइंट का स्लोप क्या बोलोगे कि हाईएस्ट पॉइंट का स्लोप जो होता है वो जीरो होता है, जिसमें से यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो। और जिस भी पॉइंट पे फोर्स निकालना होगा उस पॉइंट पे बेसिकली आपको क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा। यानी कि डीपी अपॉन dt निकालोगे, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। सो एक्सप्रेशन देखते जाओ और ये सब याद रखते जाओ, क्योंकि आपको ग्राफिकल सवाल भी पूछा ही जाता है, तो आपको कोई डाउट नहीं है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। सो ग्राफिकल सवाल के लिए ये याद रखिए कि स्लोप उसका फोर्स प्रोवाइड करेगा, और पी वेक्टर डायरेक्ट दिया रहेगा तो डीपी अपॉन dt करेंगे तो फोर्स मिलेगा। अच्छा सोचो कि अगर मान लो फोर्स वेक्टर दिया रहेगा और पी वेक्टर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, तो रिवर्स प्रोसेस में हम बोलेंगे कि सर डीपी वेक्टर दिस इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इनटू dt। यानी कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे बेटा तो इनिशियल से फाइनल तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तुम खुद सोच के देखो, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या ये चेंज इन मोमेंटम वेक्टर आ जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम वेक्टर अगर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि इस साइड जो है f इंटू डी टी, अगर हम फोर्स को इंटीग्रेट कर दे टाइम के साथ तो मुझे मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। और बहुत पहले आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इम्पल्स। पढ़ा है ना सबने फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इम्पल्स। वेरी गुड। तो कैन आई से दैट कि यहाँ पे ये इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा। सो आई कैन सिंपली से दैट कि ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। चेंज इन मोमेंटम निकालना है मतलब इम्पल्स निकालना है, मतलब फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन करना है। या फिर एक और चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे फोर्स और टाइम के बीच में तुम देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और इंटीग्रेशन है। कैन आई से दैट कि ये एरिया हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ। आई होप सो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। सो यहाँ पे मल्टीपल जो है क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए सकते हैं। फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ देकर करके आपसे पूछेगा बताओ इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी, यू हैव टू फाइंड एरिया, दैट्स इट, सिंपल।
पूछा जाएगा कि बताओ ये चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, यू हैव टू फाइंड एरिया। या पूछा जाएगा आपको फाइनल मोमेंटम कितना होगा अगर इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, डेल्टा पी की वैल्यू अगर एक बार मिल गई थी, इसी को तो लिखते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो बात तो समझ में आ गई सर कि फाइनल मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम दिया रहेगा, ये निकाल लेंगे एरिया, इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया कि कैसे इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और कैसे मोमेंटम का जो है यूज किया जा सकता है। हम लोग देखेंगे एक बाय वन करके देखेंगे इन सब चीजों को कि कैसे कैसे कहाँ पे यूज करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड स्लाइड्स। नाउ डेल्टा पी वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको एकदम रटा हुआ आना चाहिए, किसी भी मोमेंट पे अगर पूछा जाए तो आपको ये पूरा लाइन एकदम याद होना चाहिए। डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। कभी भी कोई सवाल में पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम, तुरंत दिमाग में लेकर के आइए डेल्टा पी वेक्टर पूछा गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फोर्स अगर दिया रहेगा तो टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देना, ऑटोमेटिकली चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। और अगर मान लीजिए एरिया दिया, फोर्स और टाइम के बीच में अगर एरिया, अगर फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्रोवाइड किया गया है तो उसका एरिया फाइंड कीजिए, आपको इंपल्स मिल जाएगा। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि मोमेंटम वेक्टर में सबसे बड़ी गलती जो बच्चों की होती है वो डायरेक्शन को लेकर के होती है, मैंने इतने दिनों से देखा है। तो आप डायरेक्शन को लेकर के जो है गलती मत करो, आना चाहिए। यहाँ पे एक मास दिया हुआ है m, ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी कितनी है v1। मोमेंटम एसोसिएट कितना हो जाएगा mv1। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, 1000 बार बता चुका हूँ मैं। डायरेक्शन देखो इसका राइट में कि लेफ्ट में है, तो आप बोलोगे सर राइट में डायरेक्शन है तो mv1 राइट में है, यानी कि कैन आई से दैट कि इनिशियल मोमेंटम मेरा जो होगा दिस इज इक्वल टू प्लस mv1। मैं प्लस से क्यों ऑपरेट कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है, आपको भी पता है, हाँ राइट, कि प्लस से अगर यूज करेंगे, अगर हम प्लस से अगर यूज करेंगे, अगर एक मिनट, अभी चेक करो, अभी एक ही वीडियो चालू होगा यूट्यूब पे, एक को मैंने प्राइवेट कर दिया है, ठीक है, या राइट, ठीक है, ओके। तो मास को अगर हम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो m इंटू वी वन क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम हो जाएगा प्लस एम वी वन। और अगर मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे करेंगे अगर, तो फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन चेक करो आप, राइट में है कि लेफ्ट में है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी टू। बस ये चीज देखना है ना, गलती यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे गलती होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, बट यहाँ पे गलती मत करो, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आप देखिए यहाँ पे पी फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एम वी टू, और पी इनिशियल की वैल्यू कितनी हो गई, एम वी वन। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली निगेटिव 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 हो जाएगा। एक बात बताओ, निगेटिव का मतलब कौन सा डायरेक्शन लिया है मैंने, राइट की लेफ्ट? निगेटिव का मतलब कौन सा डायरेक्शन लिया है, लेफ्ट। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि चेंज इन मोमेंटम वेक्टर जो आया, किसका आया, किसका आया, पहले ये सोचो। क्या ये बॉल जो आ रहा था उसका चेंज इन मोमेंटम आया? क्या ये बॉल जो आ रहा था उसका चेंज इन मोमेंटम आया? यस। तो चेंज इन मोमेंटम जो आया बॉल का आया, कौन सा डायरेक्शन में आया भाई, वो आया लेफ्ट डायरेक्शन में। दिस मींस बॉल आएगा बट उसका मोमेंटम में चेंज किया जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ताकि बॉल जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाए। सो ध्यान से सुनो कि बॉल जब ये आया, टकराया, तो टकराने के बाद बॉल पे फोर्स आपने किधर लगाया होगा, यानी कि इस वॉल ने इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया होगा, लेफ्ट में लगाया होगा कि राइट में लगाया होगा? लेफ्ट में। वेरी गुड, लेफ्ट में बॉल जो आया होगा तो ये वॉल ने लेफ्ट में उस पे ऊपर धक्का दिया होगा, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम पहले इधर की ओर था और अचानक से मोमेंटम बिगड़ गया और वो रिवर्स डायरेक्शन में मोशन हो गया, ठीक है। तो डेल्टा पी की वैल्यू निगेटिव हो गई, तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम का रेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि अगर इसी को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो फोर्स मिल जाएगा।
गुड। फोर्स किस पे मिलेगा? ऑब्जेक्ट पे मिलेगा, यानी कि फोर्स ऑन बॉल अगर निकालेंगे तो आई कैन से दैट डेल्टा पी जो आया है बॉल का, उसको टाइम टेकन से डिवाइड कीजिए। इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन लेफ्ट में है, तो इसका बॉल पे फोर्स लगने वाला जो होगा उस फोर्स का डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में बॉल पे फोर्स लग रहा है। अगर एक्शन रिएक्शन पेयर जो आप लोग जानते होंगे न्यूटन का थर्ड रूल, जितना फोर्स लगाएगा बॉल पे, इस वॉल ने ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ने वॉल पे भी उतना ही फोर्स लगाया होगा, है ना? याद है ना सबको? सो आई कैन से दैट कि फोर्स ऑन वॉल, यानी कि वॉल पे कितना फोर्स लगेगा, तो उसका वैल्यू अगर निकालना है तो ये माइनस को प्लस में टर्न कर दो एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि F12 F बराबर du बाई dt भी होता है। तो बेटा श्रुति अभी रुक जाओ ना, उसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आएगा ना बेटा, अभी फिलहाल तो अभी इस पे ध्यान दो ना। हाँ, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? निगेटिव, और निगेटिव अगर होगा तो फोर्स ऑन बॉल क्या हो जाएगा? निगेटिव, एंड फोर्स ऑन वॉल यानी कि दीवार पे फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो राइट साइड में फोर्स लगेगा। ये डायरेक्शन भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा सकता है आपको। सी हियर बोला गया है कि एक बॉल जो है, एक बॉल यहाँ से बॉल को छोड़ा गया है h1 हाइट से। अब तुम मुझे बताओ कि अगर फ्री फॉल का केस होता है तो सिखा दिया था ना मैंने शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gh। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड। सो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? h1, तो v1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे बेटा? अंडर रूट ऑफ 2gh1, अंडर रूट ऑफ 2gh1, तो डायरेक्ट आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद अंडर रूट ऑफ 2gh1 वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2gh1। अब अगर बोला गया कि अगर बॉल टकराने के बाद h2 हाइट तक ऊपर उठता है, h2 हाइट तक ऊपर उठता है, तुम मुझे बताओ कि यहाँ फाइनली जाते जाते उसकी स्पीड कितनी हो जाएंगी? 0। मैंने बताया था ना, कोई भी एक स्पीड अगर 0 हो गई तो डायरेक्ट शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैन आई से दैट कि ऊपर उठने वाली जो वेलोसिटी हुई होगी वो अंडर रूट ऑफ 2gh2 होगा? या वेरी गुड। सो ऊपर उठने वाली जो वेलोसिटी हुई होंगी अंडर रूट ऑफ 2gh2 होगा। तो ऐसे सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है इस बार भी नीट में जो ऐसे सवाल आ जाए। तो इसमें कोई खास बात नहीं है कि एक हाइट से छोड़ा जाएगा, दूसरे हाइट तक जाएगा और आपको पूछा जाएगा बताओ चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी हुई। तो क्या दिक्कत क्या है आपको? यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है उसको मास से मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा, और इस वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा फाइनल मोमेंटम बन जाएगा। ध्यान किसका रखना है? मैंने कितनी बार अभी बहुत देर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान किसका रखना पड़ता है? केवल और केवल डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। डायरेक्शन ये नीचे की ओर है, आप नीचे का डायरेक्शन माइनस ले लो, ऊपर का डायरेक्शन प्लस ले लो, तो आप यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल करोगे तो दिस, यानी कि आई एम राइटिंग हियर m इंटू v2, या v2 लिख दिया मैंने, m इंटू v2 माइनस जो नीचे की ओर आ रहा था उसका डायरेक्शन किधर था? नीचे की ओर डायरेक्शन जो था वो निगेटिव में था, सो माइनस mv1। सो mv2 फाइनल मोमेंटम माइनस mv1 इनिशियल मोमेंटम। जब आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये पॉजिटिव, इसमें डेल्टा पी की वैल्यू जो हो जाएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब समझते जाना, डेल्टा पी पॉजिटिव हो जाएंगे तो बताओ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जो लगेगा वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। यस, और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? ऊपर की ओर लगेगा। तो आई कैन से दैट कि बॉल जो गिर रहा था उस बॉल पे दीवार ने, यानी कि सरफेस ने ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया, बदले में वो बॉल सरफेस पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। दिस मींस सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स का डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं ना। दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं माइनस होगा कि प्लस होगा। अभी समझ में आ गया होगा कि माइनस का भी यूज करना है, प्लस का भी यूज करना है। यानी कि ये जो डेल्टा पी निकल के आता है वो डेल्टा पी हमेशा किसका आता है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट का आता है। यानी कि डेल्टा पी के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स निकल के आता है वो ऑब्जेक्ट पे आता है, तो सामने वाले पे ट्रांसफर कितना होगा? उसका अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा और सेम मैग्नीट्यूड का ट्रांसफर होगा। ये किसका कहानी है? न्यूटन थर्ड रूल का है। सो न्यूटन थर्ड रूल के हिसाब से ये वाला काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीवन एनी डाउट? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 केसेस आएंगे पूरे फिजिक्स में जो है ना, आप कहीं पे भी चेक कर लो, ठीक है? तो इसी तरह से 3 केसेस आते रहते हैं हमेशा, और ये 3 केस में आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ता है ना, चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ता है हर जगह पे। क्यों ना हम थोड़ा शॉर्टकट सीख ले, और शॉर्टकट सीख करके फटाक से याद कर ले, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो विद इन 10 सेकंड जो है फटाफट सॉल्व हो जाए। आइए देखते हैं सबसे पहला केस। सबसे पहले केस में क्या होता है? वो जो जनरल केस था मैंने बता दिया आपको, उसके अलावा ये 3 केस सबसे ज्यादा फेमस है जो बार बार आते हैं, इसके बारे में देखिए।
अगर मास m है और उसकी रफ्तार जो है, अगर मैं मान लूं कि ये इसकी रफ्तार जो है वो u है, अगर तो u रफ्तार से अगर आ रही है और अचानक से आने के बाद टकराने के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई, याद है इस तरह के कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कॉलिजन, याद होगा, यस वेरी गुड। इस तरह के कॉलिजन को हम लोग नाम देते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन, ग्रेट राइट। सो हम बोलेंगे सर यहाँ से आया, आकर के अगर मान लीजिए चिपक गया, यानी कि जैसे गूथा हुआ आटा को अगर आप फेंकोगे तो जाकर के चिपक जाएगा, तो उसकी स्पीड फाइनल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम 0 हो गई सर, यस फाइनल मोमेंटम 0 हो गई। इनिशियल मोमेंटम कितनी थी? mu, राइट के डायरेक्शन को हमेशा मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, सो आई कैन से दैट फाइनल मोमेंटम 0 हो गई, इनिशियल मोमेंटम mu हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अगर मान लो कि एक ही पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो चेंज इन मोमेंटम निकलना मेरे लिए डायरेक्ट वाली बात है, माइनस mu। सो आपको डायरेक्ट ये याद रखना चाहिए, ओके। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहता है एक मशीन गन है, उससे क्या है, बुलेट जो है 10 बुलेट्स पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है, ऐसा सवाल दिया जाता है। बहुत सारे सवाल तुमने देखा होगा ऐसा। या कोई आदमी है लगातार 4 बॉल्स जो है 1 सेकंड के अंदर फेंक रहा है दीवार पे, तो बताइए कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ऐसे सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा, या फिर फोटोन्स के बारे में बात कर लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने अगर पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें भी क्या होता है, फोटोन्स जो है, एक फोटोन जाकर के दीवार से तो नहीं टकराता है, बहुत सारे फोटोन जो है वो सरफेस से टकराता रहता है। तो उस समय क्या होता है, मोमेंटम जो चेंज निकालते हैं वो एक के लिए नहीं निकालते हैं, बल्कि n पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं, करेक्ट या। सो n पार्टिकल्स के लिए अगर हम निकालेंगे तो n पार्टिकल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम निकालने का स्टाइल क्या होगा? एक की वजह से मोमेंटम निकाल लीजिए, n पार्टिकल्स अगर है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट माइनस mu इनटू n, दैट्स इट, सिंपल। चेंज इन मोमेंटम का टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। और आपको भी पता है कि अगर लगातार फेंक रहे हैं, अगर मान लो कि 10 सेकंड में अगर 20 पार्टिकल्स को फेंक रहे हैं, तो 20 पार्टिकल्स का मोमेंटम निकाल लीजिए, कितने सेकंड में फेंका आपने? 10 सेकंड में। सो 10 सेकंड से अगर आप डिवाइड कीजिएगा, टाइम से डिवाइड कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या प्रोवाइड करेगा आपको? फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ग्रेट, वेरी गुड। यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू जो आया है माइनस mu n आया है, तो आप इसको पुट कीजिए, टाइम इंटरवल से डिवाइड कीजिए, ऑटोमेटिकली कैन गेट द आंसर। ये एकदम पहला टाइप था, आपको एकदम रट के रखना चाहिए कि अगर फाइनली ब्लॉक रुकने वाला है तो माइनस mu, और n पार्टिकल्स अगर है तो माइनस mu इंटू n, और अगर टाइम से डिवाइड करेंगे अगर, तो टाइम से डिवाइड करते ही ऑटोमेटिकली आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये 3 पॉइंट जो है माइंड में सेट करके रखिए। वीडियो चल रहा है क्या सही से सबको? एनी लैगिंग? नो, क्लियर है, ओके। सो केस नंबर 2 आते हैं हम लोग, केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अभी चेक करो, अभी क्लियर है सबका? अभी क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके, या राइट। अभी मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, ठीक है। सो नाउ केस नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो केस नंबर 2 में अगर बात करेंगे तो कौन सा कॉलिजन है? जल्दी से सोच के बताओ। इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, वेरी गुड। गया जाकर के टकरा करके आ गया वापस, सेम स्पीड से आया भाई। यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे अगर स्पीड का कुछ लॉस वॉस हुआ है, सेम स्पीड से आया। तो mu मोमेंटम से गया और mu मोमेंटम से बाहर आया, बट प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन का, डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आराध्या, ये प्रॉब्लम आपके साथ है बेटा, आप समझो इस बात को, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप इंटरनेट का स्पीड जो है आप देखो, नेटवर्क एरिया में जाकर के देखो एक बार, है ना। बाकी सबको, किसी को परेशानी नहीं है इससे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो mu यस, mu जो है राइट में लग रहा है और माइनस mu जो है लेफ्ट में लग रहा है। तो क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम। बताओ फाइनल किधर है, लेफ्ट में कि राइट में? तो लेफ्ट में है ना, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। और माइनस इनिशियल मोमेंटम किधर है? इनिशियल मोमेंटम राइट में है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा -2 mu। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे
जो इलास्टिक कोलिजन टाइप के होंगे तो आंख बंद करके तुरंत आंसर लिखो, -2 mu। और अगर n पार्टिकल्स लगातार उस पर अगर फॉल डाउन कर रहे हैं अगर, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n पार्टिकल्स से, कितने देर में n पार्टिकल्स आ रहे हैं, t टाइम में आ रहे हैं तो t से डिवाइड करोगे तो वहां पे फोर्स की वैल्यू वॉल पे कितनी आई है वो भी निकल के आएगा और ऑब्जेक्ट पे कितनी आई है वो भी निकल के आएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे अगर आप, इसका कैलकुलेशन करके जो फोर्स की वैल्यू आएंगी वो ऑब्जेक्ट पे आएंगी, तो वॉल पे क्या करना है, उसका माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली वॉल पे भी आ जाएंगी। इसी तरह से केस नंबर 3 में देखिए आप, केस नंबर 3 में अगर हम बात करेंगे तो ये यू है, ये एंगल देखो जिस सरफेस पे गिर रहा है उस सरफेस के साथ जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल के साथ एंगल निकाल लो। अगर ये थीटा तो तुम बताओ ऊपर का भी एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा यू कॉस थीटा, एक होगा यू साइन थीटा। चेक करो आते वक्त भी जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा यू कॉस थीटा, एक होगा यू साइन थीटा। यहाँ पे भी यू साइन थीटा नीचे की ओर था, यहाँ पे भी यू साइन थीटा नीचे की ओर था, बट यू कॉस थीटा जो था, यू कॉस थीटा जो था इस पॉइंट पे आने के बाद, टकराने के बाद ये पलटी मार लिया, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किस में आएगा, along the normal component की perpendicular to the normal component। तो आप बोलोगे सर along the normal जो component था वही पलटी मार लिया, यानी कि u cos थीटा से जा रहा था और b माइनस u cos थीटा से आ रहा है, या राइट। तो आई कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम जो है, इसका इनिशियल मोमेंटम जो है ये दोनों मिलके होगा, बट चेंज इन मोमेंटम में कौन सा रोल प्ले करेगा, along the normal। तो mu cos थीटा से गया और माइनस mu cos थीटा से वापस आया, तो कैन आई से दैट कि ये सेम यही से पूरा का पूरा सीन यही वाला बनने वाला है, बट यहाँ पे जो -2mu था यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2mu cos थीटा आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। सो -2mu cos थीटा इनटू कितने पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स है तो n से मल्टीप्लाई करो, टाइम से डिवाइड करो, सेम 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 सब कुछ है। यस, इलास्टिक अगर है तो e की वैल्यू 1, इलास्टिक है तो e की वैल्यू 1 है ना। बात समझ में आएगी सबको, या करेक्ट, ओके। सो ये 3 प्रॉब्लम है जो कि याद रखना आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन तुरंत समझो इस बात को। बोला गया बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट ऑफ मास यानी कि जो ऑब्जेक्ट टकराने वाला है उसकी मास दिया हुआ है 50 ग्राम है, आर फायर्ड विथ स्पीड 300 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ मशीन गन ऑफ मास 10 kg। मशीन गन का मास 10 kg दिया है, यानी कि जिस चीज से बाहर निकल रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि देखो यहाँ पे समथिंग ऐसा, मान लीजिए मशीन गन है, ओके, और इस मशीन गन से लगातार जो बुलेट्स निकल रहे हैं उस बुलेट का मास दिया हुआ है आपको 50 ग्राम, मशीन गन का मास दिया हुआ है आपको 10 kg, और इसको फायर होने दो। अच्छा एक बात बताओ, जब ये फायर होगा तो ये मोमेंटम के साथ बुलेट बाहर निकलेगा, तो सोचो कि अगर मोमेंटम बुलेट पे राइट में अगर आएगा तो गन पे किधर आएगा मोमेंटम, पीछे की ओर, लेफ्ट में। क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मशीन गन है वो रिकॉइल होगा, इसीलिए जब भी हम फायरिंग करते हैं तो बुलेट जितने स्पीड से बाहर निकलता है उतने ही स्पीड से जो है रिवॉल्वर भी उतने ही मोमेंटम से रिवॉल्वर भी ट्राई करता है पीछे की ओर आने का। बट रिवॉल्वर का जो है या फिर मशीन गन का जो है वो मास ज्यादा होने की वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है, इसीलिए मशीन गन का मास जो है ज्यादा रखा जाता है। खैर 10 kg इफ एक मशीन गन फायर्ड 40 बुलेट्स पर सेकंड, ठीक है 40 बुलेट्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में अगर हम देखें, अगर हम टाइम टेकन ले अगर 1 सेकंड फॉर 1 सेकंड, तो कितने बुलेट्स पास कर रहे हैं उससे, तो उससे 40 बुलेट्स पास कर रहे हैं ना, 40 बुलेट्स है, या राइट। सो अगर बुलेट्स पास कर रहे हैं तो आपको बताना है कि उसकी ये, चलो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले क्या है बुलेट्स रेस्ट में था, पहले बुलेट रेस्ट में था एंड फाइनली बुलेट जो है मोशन में आ गया। पहले बुलेट अगर रेस्ट में था इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी 0, और अगर बुलेट मोशन में अगर आ गया तो फाइनल मोमेंटम कितनी हो जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी 50 ग्राम इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी बुलेट की 300 मीटर पर सेकंड ना, 300 मीटर पर सेकंड। अब ये ग्राम को केजी में अगर कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि 50/1000 करना पड़ेगा, तब जाकर के केजी में कन्वर्ट होगा, केजी में आ जाएगा। एंड देन यू कैन से दैट कि ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 50 kg मीटर पर सेकंड। ऐसा आ रहा है आप लोग का? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोग का आंसर भी आ चुका है। नाउ अब चेंज इन मोमेंटम हम करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा 15। अब तुम मुझे बताओ एक पार्टिकल के लिए 15 हो गया, कितने पार्टिकल्स है अपने पास, अपने पास 40 बुलेट है, तो 40 बुलेट से तो 15 इंटू, यानी कि टोटल मोमेंटम चेंज यानी कि डेल्टा पी नेट फॉर ऑल 40 बुलेट्स, कितने 40 बुलेट्स है ना, 15 इंटू 40 यानी कि 600,
ये 600 जो है चेंज इन मोमेंटम आया है, कितने देर में आया है चेंज इन मोमेंटम? सोच के देखो और क्वेश्चन को रीड करो, कितने देर में आया है? 1 सेकंड में। कैन आई से दैट कि फोर्स निकालना है अगर, तो फोर्स वेक्टर दिस इज इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन, और ये हो गया 600 अपॉन सॉरी टाइम टेकन, 600 अपॉन टाइम टेकन कितना आ जाएगा 1, दिस इज नथिंग बट 600 न्यूटन। यानी कि 600 न्यूटन का जो फोर्स है वो फोर्स बुलेट पे लग रहा है, जिसकी वजह से बुलेट की रफ्तार जो है वो 300 मीटर पर सेकंड हो रही है और राइट में बुलेट जा रहा है। जबकि यही रिकॉइलिंग फोर्स अगर हम देखेंगे या रिकॉइलिंग मोमेंटम देखेंगे तो इस पिस्टल पे जो मोमेंटम आएगा वो मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। सो आई कैन से दैट मोमेंटम चेंज जो होगा बुलेट का गन का, सो गन का जो मोमेंटम चेंज आएगा, गन का मोमेंटम चेंज ये इसके रिवर्स में होगा। रिवर्स में अगर होगा तो ये 600 अगर आगे की ओर है तो ये हो जाएगा -600, माइनस इंडिकेट करता है कि पीछे की ओर चेंज इन मोमेंटम होगा। एंड सेकंड थिंग, सेकंड या थ्रस्ट का, जैसा थ्रस्ट का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बिल्कुल थ्रस्ट का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो ये थ्रस्ट फोर्स लगेगा एक तरह से। अच्छा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आएगा तो उसका मोमेंटम पूछ लिया जाएगा आपको। तो बताओ मुझे फाइनल मोमेंटम कितनी है इसकी? 600 है ना, गन की फाइनल मोमेंटम कितनी आई 600 ना, और गन का मास कितना है 10 kg। तो गन की वेलोसिटी अगर निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ गन तो निकाल सकते हो ना आप, इससे इसको कैंसिल कर दो तो वेलोसिटी ऑफ गन निकल के आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। यानी कि बुलेट जब 300 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल रही है तो गन की स्पीड उस समय पीछे की ओर कितनी है 60 मीटर पर सेकंड है। इसलिए फायर करते वक्त ना बुलेट फायर करते वक्त गन को जो है बहुत टाइट पकड़ा जाता है। टाइट इसलिए पकड़ा जाता है कि अगर ये 60 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा तो हम एक रिपल्सिव फोर्स, हम एक फोर्स लगाएंगे जिससे इस इम्पैक्ट को खत्म किया जा सके। गेटिंग माय पॉइंट? गुड। तो इस तरह के सवाल अगर आपको मिलेंगे तो मुझे लगता है आप बना लोगे। यहीं पे 40 बुलेट्स पर सेकंड की जगह अगर मान लो दिया रहता 200 बुलेट्स इन 10 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम रखते आप 10 सेकंड एंड 200 बुलेट से मल्टीप्लाई कर देते चेंज इन मोमेंटम को, ऑटोमेटिकली टाइम से डिवाइड करोगे जैसे ही तो फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ, जो शूट कर रहा है उसे ही लगेगा। बात समझ में आया क्या सबको? आगे चले? यस, ओके, ठीक है। नाउ अभी देखो सवाल ऐसे से, मतलब ये ऑलरेडी आपको पता ही चल गया कि इस तरह के सवाल मैं कैसे बना सकता हूँ। फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल ऑन वॉल। वॉल पे कितना है? अब यहाँ पे देखो जो वॉल है उसके साथ एंगल कितना है, नॉर्मल के साथ एंगल है 30 डिग्री। क्या इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है कि डायरेक्ट आंसर बोलूं मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा? तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा तो लिखूंगा -2m, m की वैल्यू मान लेते हैं 2 kg है। सो 2m u की वैल्यू देखो यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड थी, ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, और यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं -2m u की वैल्यू 20 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना हो गया बेटा 0.2 सेकंड, तो 0.2 सेकंड से डिवाइड कर दो तो ये डायरेक्ट आपको फोर्स की वैल्यू निकल के आएंगे। आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ, सबका आंसर भी आ गया है। 200√3 वैसा ही आ रहा है क्या? चेक करते एक बार। ये जाएगा 200 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 200, 400 ये कैंसिल हो जाएगा, इसके 200 रूट, क्या करेक्ट? -200√3 करेक्ट आंसर है। हाँ ठीक है, -200√3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ओके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। कोई चेंज इन मोमेंटम केवल पूछे तो हम लोग को टाइम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो क्या करेंगे भाई, सिर्फ ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम भी आ जाएगा, टाइम से डिवाइड करने पे फोर्स भी आ जाएगा। करेक्ट। अब इसी तरह का सवाल अगर ना दे करके अगर सवाल आपको इस तरह का दिया जाए m इंटू v, सेम सेम डिक्टो सेम, ये 60 डिग्री 60 डिग्री, इस पर क्या पूछा जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो आप समझो कभी फोर्स पूछ लिया जाएगा, कभी चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा, तो आप इस तरह के सवाल को आराम से इजिली सॉल्व कर सकते हो। -2mv cos 60, cos 60 का मतलब 1/2, तो -2mv, तो 2 कैंसिल हो जाएगा -mv, और जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। सो क्या इसका आंसर -2mv होगा कि -mv होगा? -mv। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -mv, दैट्स करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ऐसे एंगल वेंगल पे दिया रहेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दो केसेस जो है बहुत फेमस है। अगेन केस कैसा है कि मोमेंटम दिया रहेगा टाइम के फंक्शन में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम घटिएस्ट क्वेश्चन को उनमें माना जाता है इसको, F = dp/dt, बट इसके सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, पूछे जाते भी है। F = dp/dt, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ दिया रहे तो स्लोप निकालने का तरीका dp/dt होता है, जो फोर्स की वैल्यू देगा आपको।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं बोलूं कि ये तुम्हारा पी और टी के बीच में ग्राफ है, लो भाई, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि लो भाई इसके साथ जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बताओ तो फोर्स की वैल्यू किस पॉइंट पे कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे, अच्छा मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो एक काम करते हैं, डीपी अपॉन डी क्या होता है, स्लोप क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट यू कैन राइट लाइक दिस tan 30 डिग्री। सो फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू जो है फोर्स ऑन ए 1/√3 न्यूटन होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर फोर्स की वैल्यू पूछ दे तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू पूछ दे तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, जो भी एंगल दिया रहेगा tan थीटा कर देना, 120 डिग्री दिया रहेगा तो 120 कर देना। आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है अभी, ओके, यहां तक समझ में आया सबको बात? हाँ ठीक है, ओके। नाउ केस नंबर 2 जो है वो केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 जो है फोर्स दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लो पहले क्या दिया था, मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बाद में दिया रहेगा फोर्स। तो आप भी जानते हो फोर्स निकालने के लिए, मोमेंटम निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम निकल के आएगा। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एफ इंटू डी टी करेंगे तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ आ जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बोला गया आपको, हाँ जल्दी फटाफट देखो, तुम लोग भी ट्राई करो इसको। बोला गया मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय px इज इक्वल टू cos t और py इज इक्वल टू sin t, ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है। px का मतलब x डायरेक्शन में मोमेंटम कितनी है, py का मतलब होता है y डायरेक्शन में मोमेंटम कितनी है। तो कैन आई से दैट कि p वेक्टर अगर लिखेंगे तो कैन आई से दैट कि cos t i कैप प्लस sin t j कैप, ऐसा हो जाएगा, यस और नो? दिस इज वेरी सिंपल। और बोला गया फाइंड आउट एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम। तो पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी वेक्टर, और आपको फोर्स वेक्टर के साथ आपको एंगल निकालना है। तो पहले फोर्स वेक्टर निकाल लो। कैसे निकालोगे फोर्स वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट करो तो ये जाएगा माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। अब जल्दी से बताओ इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का स्टाइल क्या होता है, एंगल कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं? डॉट, यस और नो, सबको याद आ रहेगा, यस। सो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एंगल निकालना है तो हम बोलेंगे cos थीटा दिस इज इक्वल टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, f डॉट p एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ f मैग्नीट्यूड ऑफ p। यही करते हैं हम लोग, सिंपल सिंपल काम। f डॉट p करो, i को i के साथ डॉट करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी इंटू कॉस टी, माइनस साइन टी इंटू कॉस टी। और j को j के साथ डॉट करोगे तो प्लस, अरे ये प्लस साइन टी इंटू कॉस टी, यानी कि दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। नो नीड टू राइट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो कैन आई से दैट कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री? कैन आई से दैट कि चलो जल्दी से देखते हैं अभी। अगर मोमेंटम इज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, अगर मोमेंटम फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मैंने आपको क्या सिखाया है, p इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ टी दिया रहेगा तो फाइंड फोर्स। आपको फोर्स निकालना है तो क्या रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, यस और नो? तो p अगर दिया हुआ है अगर फंक्शन ऑफ t, तो मैंने आपको सिखाया था फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जल्दी से चेक करो p कितनी दी हुई है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप कहां से कहां तक, वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एट आपको फाइंड फोर्स करना है, फोर्स निकालना है आपको। सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट आई एम डूइंग। फोर्स की वैल्यू होती है डीपी अपॉन डी टी, सॉरी आई एम सो सॉरी। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डीपी अपॉन डी टी। ओके आंसर निकाल लिया ना आप लोग, हाँ डीपी अपॉन डी टी होता है, वेरी गुड। सो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीपी अपॉन डी टी। तो इस डीपी अपॉन डी टी को निकाल लो फटाफट, कितना आ जाएगा, 2t माइनस 4। टी बराबर 0 पे इनिशियल फोर्स कहलाएगा, तो इनिशियल फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, -4 न्यूटन, करेक्ट? करेक्ट, वेरी गुड। और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे अगर निकालना है तो 5 टू 10 माइनस 4 6 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे सवाल आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सिर्फ इसमें जो है वो नई चीजें रहती है कि फोर्स अगर आपको दिया रहेगा तो आपको उस समय क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। कहां से लेकर के कहां तक निकालना है बेटा, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक। कैसे करेंगे, तो फोर्स का अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो आपको निकल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चलो इंटीग्रेट करके देखो, 3t³ / 3 प्लस 2t, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। पुट करो, इसमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है।
ओके, सो दिस इज 12 और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो दिस इज 12। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम का जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू 12। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, अगर इनिशियल मोमेंटम, इफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया रहता, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पूछा जाता, क्या करते हैं आप, फाइनल मोमेंटम जो होगा इनिशियल मोमेंटम प्लस चेंज इन मोमेंटम, याद कर लो, अब छोटी सी बात है, फाइनल मोमेंटम निकालना होगा तो क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम प्लस चेंज इन मोमेंटम। देखो इनिशियल मोमेंटम कितनी है, 10 है, और चेंज इन मोमेंटम कितनी है, 12 आई। सही लिखा ना मैंने, कितना हो जाएगा ये, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 10, चेंज इन मोमेंटम कितना है 12, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22। क्लियर है सबको, सबको क्लियर, यस राइट ओके। नाउ देखो ऐसे ग्राफिकल टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं आपको कि t बराबर 0 पे इनिशियल मोमेंटम कितनी है 50। देखो देखो t बराबर 0 पे इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है 50, इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है 50, t इज इक्वल टू 6 पे पूछा फाइनल मोमेंटम। अच्छा t इज इक्वल टू 6, ये 0 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, तो 6 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, जिसके बारे में डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया, आपको डेटा आपको निकालना पड़ेगा। ये एक अच्छा सवाल इसलिए ले लिया मैंने आपको, अगर सपोज कीजिए अगर 8 तक अगर दिया रहता तो आप डायरेक्ट ही पूरा एरिया निकालते। मतलब नीट में लगातार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 0 से लेकर के 8 तक के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मान लो कि 0 से 6 सेकंड तक पूछ लिया तो भी आपको बनाने आना चाहिए। आइए देखते हैं 6 सेकंड पर, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला सिखाया था ना मैंने आपको कि ये तुम्हारा बन जाता है ये और ये कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद है। अब देखो ये पूरी हाइट कितनी है 40, ये पूरी लेंथ कितनी है 8 माइनस 4 4, तो कैन आई से दैट 40 अपॉन 4 मस्ट बी इक्वल टू, अब बताओ यहाँ वाली हाइट तो 40 है और यहाँ वाली हाइट अपने को निकालनी है, मान लो इसका वैल्यू आ गया f, तो ये जाएगा 40 माइनस f, ये हो गया ये वाली हाइट, ये वाली अगर लेंथ निकालनी है अगर तो क्या लिखेंगे 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 कितना जाएगा 2। आई थिंक सो ये सबको पता होगा कि मैंने कैसे निकाला है, और मैंने इसके पहले भी काइनेमेटिक्स में ये चीजें बताई थी आपको। ये 10 बार हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40 माइनस f, तो f की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 20 आएगा, करेक्ट। चेक करो f की वैल्यू 20, वेरी गुड, तो f की वैल्यू आ गई 20। तो बात तो समझ में आ गई सर कि t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 6 सेकंड तक का ही एरिया निकालना है। फोर्स और टाइम का ग्राफ है ना, फोर्स और टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देता है, चलो जल्दी बताओ सब कोई, फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p देता है, वेरी गुड। तो यहां से लेकर के यहां तक का ही एरिया निकालना है अपने को, बस यहीं तक, इसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अपने को 0 सेकंड पे पता है इंफॉर्मेशन, 6 सेकंड पे अपने को निकालना है, मतलब 0 से लेकर के 6 सेकंड तक के बीच में जो एरिया है उसी एरिया के बारे में सोचना है। अच्छा ये एरिया पूरा का पूरा टाइम एक्सिस के जो है, ये जो एरिया है वो पूरा टाइम एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, तो आप बोलोगे सर टाइम एक्सिस के ऊपर है। अगर टाइम एक्सिस के अगर ऊपर अगर होगा तो उस केस में पॉजिटिव एरिया लेते हैं, करेक्ट, और टाइम एक्सिस के अगर नीचे रहेगा तो निगेटिव एरिया लेंगे, करेक्ट है, यस ओके। सो एरिया दिस इज इक्वल टू, फटाफट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एरिया यहां से लेकर के यहां तक, और फिर ये ऐसा और ये ऐसा बनने वाला है। तो एक काम करो, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, देखो ये वाला एरिया निकाल लो A1, ये वाला एरिया निकाल लो A2 और ये वाला एरिया निकाल लो A3, और तीनों को ऐड कर दो, लास्ट ट्रायंगल के एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि पूरा का एरिया निकाल लो और लास्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर लो, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो लास्ट ट्रायंगल का एरिया कितना है देखो, तो ये तुम्हारा 2 और ये तुम्हारा हाइट कितना है देखो 20 है, तो ये 20 हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 20, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आएगा। और पूरा ट्रेपेजियम का जो है वो कितना एरिया हो गया, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तुम्हारा 8 और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 और 4, ये हो जाएगा 2, 8 प्लस 2 10, और हाइट कितनी है 40, तो मुझे लगता है 400 अपॉन 2 200 आएगा ये, तो 200 में से 20 को घटा दो तो जो बचेगा 180 आई थिंक सो, सबका आया क्या, हाँ ग्रेट वेरी गुड, सो 180 आया। तो कैन आई से दैट यहां से लेकर के यहां तक का जो चेंज इन मोमेंटम आया मेरे पास, यानी कि एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, उसकी वैल्यू आ गई 180। और हम तो जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए, फाइनल निकालना है अपने को, तो इनिशियल जो है इसमें ऐड हो जाएगा, इनिशियल कितना दिया था 50, तो 180 प्लस 50 हो जाएगा 230।
आई थिंक सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी भी प्रैक्टिस करो ना तो छोटे छोटे सवाल को भी छोड़ो मत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे सवाल को छोड़ देते हैं और बड़े बड़े सवाल को ही बनाते रहते हैं, और एग्जाम में कैसा सवाल आता है, छोटा सवाल। फिर उनका दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि छोटे सवाल को भी कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं। सो बिलीव मी, जो मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से, वो एक एक पॉइंट्स क्वेश्चन लेने का मेन रीजन ये था किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और एकदम शॉर्टकट तरीके से ही बनाओ भाई। अननेसेसरी दिमाग में कुछ ज्यादा चीजें नहीं भरो कि अरे यार इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं, सिंपल। डेल्टा पी का वैल्यू निकालना है अपने को, एरिया रिक्वायर्ड निकालना है, और पी फाइनल निकालना है तो इनिशियल में डेल्टा पी को ऐड करना है, कहानी खत्म, सिंपल। समझ में आया सबको? तो ऐसे ग्राफ अगर आपको मिलेंगे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन तो आप फटाफट बना लेना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना। मेरे पढ़ाने के बाद राइट नाउ प्रैक्टिस ही करना है एक, एंड नथिंग एल्स। आइए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को करेंगे अगर तो क्या लिखेंगे, हैमर ऑफ मास 1 kg स्ट्राइकिंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। एक हैमर है जिससे हम मार रहे हैं, तो जिस समय हम लोग उसको मार रहे हैं अगर सरफेस पे, तो 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है। जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारा सरफेस है जिसपे हम हैमर चला रहे हैं, तो 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है। लेकिन जिस मोमेंट पे वो टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन स्टॉप होने में टाइम लगता है ना, यस और नो? जैसे ये टच करेगा तो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होने में जो है वो टाइम लग गया। यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में ये स्पीड 0 होती है। जैसे मान लो कोई चीज अगर 10th फ्लोर से, या कोई बच्चा अगर 3rd फ्लोर से अगर कूदा, अगर 3rd फ्लोर से कूदने के बाद जो सरफेस जो है उसको क्या करती है, कूदने से जस्ट मतलब जिस समय वो टकराने वाली होती है उस समय उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस से टकराता है तो स्पीड की वैल्यू अचानक से 0 हो जाती है। बहुत ही कम टाइम में अगर मोमेंटम चेंज बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स, अचानक से फोर्स का जो झटका लगेगा बहुत ज्यादा हाई लगेगा। समझ में आया क्या सबको? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। देखिए जितना कम टाइम दोगे मोमेंटम को चेंज होने के लिए, कम, इसको बहुत कम कर दो, 0.1 सेकंड की जगह 0.01 सेकंड कर दो। जितना कम करोगे डिनोमिनेटर को, फोर्स की वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी तो एक झटका महसूस होगा अचानक से, एकदम मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम में जो है जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इम्पल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं झटका। तो आपको अचानक से एक झटका लगता है। इसीलिए कभी भी कोई चीज अगर गिरती है तो अचानक से आवाज करती है, ब्लास्ट कर जाती है एक तरह से। 10th फ्लोर से कोई अगर मर्क्यूरी ट्यूब को अगर गिरा दोगे, अगर आप ट्यूबलाइट को गिरा दोगे, तो तुम देखना फटाक से जो आवाज करेगा उसका साउंड कितना जबरदस्त होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? चलो जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि 10:30 से जो है दूसरा क्लास भी है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करना है आपको। चलिए फटाफट निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 6 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 0 स्पीड आई। चेंज इन मोमेंटम कितनी हुई, जल्दी से मास देख लो, 1 kg। क्या हम बोलेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल मोमेंटम आया, फाइनल मोमेंटम कितनी 0 हो गई। ये तो वही वाला केस हो गया जो सबसे पहले बताया था केस नंबर 1 में, माइनस mu। यस सर, याद आया क्या? डेल्टा पी की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे माइनस mu, सो माइनस m u की वैल्यू कितनी है, नीचे की ओर है ना, तो ये तुम लिख लो 1 × -6 प्लस 6 आ जाएगा। सो 6 kg मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। मुझे सवाल क्या क्या पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम को ही तो इम्पल्स बोलते हैं ना। तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 6। तो इम्पल्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 6। ऊपर से वो उसने मैग्नीट्यूड पूछा है। इम्पल्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस फैक्ट। डेल्टा पी को ही इम्पल्स बोलते हैं। सो डेल्टा पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई इम्पल्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ऑब्वियस बात है उसकी रफ्तार 6 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 0 हो गई, रिटार्डिंग हो गया। रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, हम अच्छी तरह जानते हैं। फोर्स की वैल्यू निकालने का तरीका होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। 6 अपॉन कितना टाइम तक गया, 0.1 सेकंड, 60 न्यूटन का फोर्स लगा भाई। तो 60 न्यूटन का फोर्स किधर लगा, ऊपर की ओर की नीचे की ओर। हथौड़े को जो है आप नीचे की ओर ला रहे थे, लेकिन जैसे ही वो टच हुआ सरफेस से तो उस पर फोर्स किधर की ओर लगना चालू हुआ, ऊपर की ओर। तो इस फोर्स को हम बोलेंगे रिटार्डिंग फोर्स। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे प्लस में आया था ना आंसर, डेल्टा पी का वैल्यू। तो डेल्टा पी अगर प्लस में आया था तो एवरेज फोर्स भी प्लस में आएगा। मतलब हथौड़े पे फोर्स किधर लगा, ऊपर की ओर। हथौड़े ने सरफेस पे किधर लगाया, नीचे की ओर। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है। यस, राइट, वेरी गुड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो एवरेज फोर्स डिवाइड बाय मास। मास, हथौड़े का मास कितना है, 1 kg, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा रिटार्डेशन का रेट था। आई थिंक सो सब लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना? यस।
फटाफट देख लो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। ऑलरेडी न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ताकि कुछ थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। A body will remain in a state due to inertia until force is applied. Already you know that जब तक फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं किसी भी चीज पे, चाहे वो तुम पे हो चाहे वो किसी और पे हो, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो मेंटेन रहता है। सो इनर्शिया मेंटेन रहता है। कैन आई से दैट कि इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास है? यस और नो? फटाफट जल्दी बोलो। अब हाथी और चींटी में अगर बात करेंगे तो चींटी का इनर्शिया बहुत कम होता है, हाथी का इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। रिमेंबर दिस फैक्ट। कोई हाथी अगर चल रहा है और कोई हाथी अगर रुका हुआ है, डजंट मैटर एट ऑल, अगर दोनों की मास अगर सेम है तो दोनों की इनर्शिया सेम है। सो इनर्शिया को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, इनर्शिया को केवल मास से लेना देना होता है। जिसकी मास ज्यादा उसकी इनर्शिया ज्यादा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास नॉट ऑन वेलोसिटी। सो रिमेंबर दिस, इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये जस्ट एक समझ लो कि ऑपोजिशन है। अगर हम किसी पे वेलोसिटी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपोज करने की जो टेंडेंसी होगी, यानी कि अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को इनर्शिया नाम दिया जाता है। खैर, दूसरा जो है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम अगर आप चेंज कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। मोमेंटम किस रेट से चेंज कर रहे हैं, कि बहुत फास्ट कर रहे हैं कि स्लो कर रहे हैं, मोमेंटम किस रेट से चेंज कर रहे हैं। सो रेट ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि फोर्स बहुत ज्यादा हाई लगाओगे तो रेट ऑफ मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। फोर्स अगर लो लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लो हो जाएगा। यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और हम लोगों ने निकाला भी है इसको कि नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आती कितनी है? डीपी अपॉन डीटी ना। सो डीपी अपॉन डीटी को ही पी इज इक्वल टू लिखेंगे एम इंटू वी, तो ये हो जाएगा एम इंटू ए। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि फाइनली आपको फोर्स नेट फोर्स की वैल्यू जो आने वाली है मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर से आने वाली है। यानी कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हम न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व करने वाले हैं उसमें सब जगह लगाएंगे नेट फोर्स दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नेट फोर्स ही है जो एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है और उसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है। गॉट इट? यहां तक सबको समझ में आया? अब इसके दो टाइप हो जाते हैं, दो टाइप होते हैं। दो टाइप कैसे होते हैं? सो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, उसमें दो टर्म है, एक मास और एक वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सर P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है, आपने बोला मास कांस्टेंट, ठीक है भाई मास कांस्टेंट है, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा dp अपॉन dt जो आएगा वो आएगा m, बाहर आ जाएगा dv अपॉन dt ma। कैन आई से दैट दिस इज फोर्स? कैन आई से दैट? सो f बराबर क्या हो जाएगा? dp अपॉन dt। यस, राइट। नाउ कभी कभी ऐसा भी तो होता है सर कि मास जो है लगातार चेंज करता रहता है। जैसे 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 एक पाइप से जो है पानी का निकलना, एक पाइप से जो है पानी का निकलना, क्या उसमें मास लगातार जो है फ्लूइड का मास जो है चेंज होता रहता है, dm अपॉन dt आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। यस और नो? यस। जैसे रॉकेट जब उड़ता है ऊपर की ओर, तो रॉकेट ऊपर उड़ते समय जो है धुआं जो है यानी कि स्मोक जो है पीछे की ओर छोड़ता है। क्या हम उस समय भी बोल सकते हैं कि स्मोक की वेलोसिटी नीचे की ओर है? तो वहां पे भी वेरिएबल मास का कंसेप्ट आया है। यस और नो? तो जिस पॉइंट पे मास वेरी करना चालू कर देगा उस पॉइंट पे हम बोलेंगे मास वेरी कर रहा है, स्मोक का जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, तो उस केस में m जो है वेरिएबल है, v फिक्स है, तो v को बाहर निकाल लो, m को डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dm अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास बोलते हैं इसको, है ना? याद आया कौन आपको कि dm अपॉन dt क्या चीज है? वेरी गुड। और इस तरह के फोर्स को, यानी कि अभी जो फोर्स हमने निकाला है डिफरेंशिएट करके dp अपॉन dt, जो फोर्स निकाला है इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। यानी कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास जो है वो चेंज होता रहे तो उस समय जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम दिया जाता है थ्रस्ट फोर्स। और सिंपल नेट फोर्स की वैल्यू अगर निकालना है तो m इंटू ए से निकाल सकते हैं। सो आई हैव टू टाइप्स। पहला टाइप क्या होगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, जब मास की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जितने पुल्ली टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जितने कंबाइंड ब्लॉक के क्वेश्चंस होंगे, जितने कनेक्टेड ब्लॉक के क्वेश्चंस होंगे, लिफ्ट में कोई ब्लॉक को रख दोगे, लिफ्ट को ऊपर लेके जाओगे, वेज पे कोई ब्लॉक को रख दो, जितने इस तरह के सवाल सब बनेंगे वो सारे सवाल जो है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पे बनेंगे। रॉकेट वाले सवाल होंगे या फिर आपको ये पानी जो फ्लो करती है, यानी कि पाइप से अगर पानी फ्लो करती है उस तरह के सवाल होंगे, जेट वाले सवाल होंगे, तो उस तरह के जितने सवाल होंगे सबको बनाने का तरीका होगा थ्रस्ट फोर्स वाला, v इंटू डीएम अपॉन dt, v इंटू डीएम अपॉन dt। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? पहले ये बताओ जल्दी से फटाफट, सबको समझ में आया है ना? हाँ, गुड। और एक और छोटी सी बात मैं बताया था अभी फिलहाल के लिए, dm अपॉन dt जो है वो रट्टा मार के रखो क्योंकि वो हर जगह यूज होता है, फ्लूइड में भी बताया था मैंने आपको। फिलहाल मैं आपको छोटी सी बात बता सकता हूँ कि मास का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, यही ना? रो इंटू ए इंटू एक्स, रो इंटू ए इंटू एक्स होता है। ठीक है, बात तो समझ में आई सर?
कि रो इंटू वी को हम लोग लिखेंगे, रो इंटू वी मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, सो ए इंटू एक्स, तो रो इंटू ए इंटू एक्स होगा। अब जल्दी से सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ पे डीएम अपॉन डी टी लिखता हूँ बेटा, डिफरेंशिएट करता हूँ एम को, तो क्या मैं बोलूंगा कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रो और ए अगर कांस्टेंट है, पाइप का जो डायमीटर है, पाइप का जो डायमीटर है अगर वो फिक्स है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो फिक्स है, तो चेंज कौन करने वाला है, एक्स ही चेंज करने वाला है। कैन आई से दैट कि ये रो इंटू ए इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, और इस dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, है ना, dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो मेरे पास कुल मिलाकर के बात आ गई कि रो इंटू ए इंटू एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा रो इंटू ए इंटू वी, और यही कहलाता है dm अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास, डीएम अपॉन डी, रट्टा मार के रखो, रो ए भी डीएम अपॉन डी होगा। और यहां मैंने बोला डीएम अपॉन डी इंटू वी, फोर्स है, सही बात है, तो रो इंटू ए इंटू वी, तो अगर वी से मल्टीप्लाई करोगे तो रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है पावर, बता पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी ना, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ, तो फोर्स में एक और वी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं पावर के केस में रो इंटू ए इंटू वी क्यूब हो जाएगा, यस और नो, रो इंटू ए इंटू वी क्यूब हो जाएगा। सो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, अगर जो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया था, तो आप इस स्लाइड को एक बार देखना, मैं आपको भेजूंगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, वी, फाइनली इस पे जाकर के 0 हुआ, तो फोर्स कितना लगाया वो निकालना अपने को। तो पहले ये सोचो कि पानी जब बाहर निकलती है तो क्या ये थ्रस्ट फोर्स पीछे की ओर लगेगा पाइप पे, यस और नो। पाइप जब हाथ में लेकर के करते हो और जब नल खोलते हो, अगर पानी जैसी बाहर निकलती है पाइप पीछे की ओर आता है, तो पीछे की ओर जो आता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। इसकी वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो थ्रस्ट फोर्स निकालने का तरीका होता है डीएम अपॉन डी टी इंटू वी, माइनस इसलिए लगा दिया मैंने क्योंकि वो पीछे की ओर थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डीएम अपॉन डी टी रटा हुआ है रो इंटू ए इंटू वी, और रो इंटू ए इंटू वी को मल्टीप्लाई करना वी से, तो रो ए वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और पावर डिलीवर्ड टू वॉल, इक्वेशन नंबर 4, 3 4 3 4, ये चारों इक्वेशंस आपके माइंड में हर समय रहना चाहिए कि ये 4 तरह के इक्वेशंस होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से स्टार लगा देता हूँ, हो सकता है आपके समय में आ जाए, ठीक है, टेस्ट में भी हर टेस्ट में आपको देता ही ये क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया सबको, समझ में आ गया सबको, राइट, ठीक है। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी, तो मैं अभी इसके बाद क्लास खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कैसा आपका दूसरा क्लास है तो फटाफट कर लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ जो है, ऑलवेज ऑन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, आपको तो पता ही है कि अगर किसी पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन तो वापस बदले में उस पर भी 10 न्यूटन लगता है। ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है, ये ध्यान रखना है। आपको लगता रहता है एक ही बॉडी पे लग रहा है, एक ही बॉडी पे लगे तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक बॉडी पे नहीं लग रहा है। देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ऊपर वाला ब्लॉक, ये नीचे फोर्स लगा रहा है किस पे, धरती पे, और धरती जो है वो ब्लॉक पे वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये वाला देखो इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ऐसा। तो ये ब्लॉक पे फोर्स है, ये धरती पे फोर्स है, दोनों अलग अलग बॉडी पे फोर्स है, अमाउंट सेम है, ये mg लग रहा है तो ये भी mg ही लगेगा, अमाउंट सेम है। So I can say that force on 1 due to 2, this is equal to minus force on 2 due to 1. Action and reaction acts on different object. This is important point. तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपको कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या चीज होता है, तो ये इस तरह से आप सोच सकते हो। दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करेगा, दोनों का अमाउंट सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन रिवर्स होगा, दोनों का नेचर सेम होगा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो दूसरा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। एक ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स है अगर, तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए।